साथियों, आप सभी को और समस्त देशवासियों को आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था, यानी अंग्रेज हमारे भारत को छोड़कर चले गए थे और हमारा देश संवैधानिक रूप से आज स्वतंत्र हो गया था। साथियों, मगर क्या आप समझते हैं कि आप वास्तव में स्वतंत्र हैं? आप एक आज़ाद देश के नागरिक हैं? मुझे लगता है कि आज का दिन इस बारे में चर्चा करने के लिए बहुत ही उपयुक्त दिन है और इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। बात हम करेंगे आज स्वतंत्रता की, कि हमारा देश आज़ाद तो हो गया है, मगर क्या हम मानसिक गुलामी से अब तक आज़ाद हो पाए हैं? तो दोस्तों, आज के इस शुभ दिन में मैं इसी विषय को उठा रहा हूं जो मेरे दिल में एक ज्वाला जैसी भड़क रही है। आज वो उबाल इतना मार चुकी है कि वो आज बाहर आने के लिए आतुर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, मुझे परवाह नहीं, मगर मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। साथियों, वर्तमान हालात इस देश के आज क्या हैं, ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आप भली भांति जानते हैं आज इस देश की जो हालत है वो इतनी बद से बदतर है जिसकी कोई सीमा नहीं। और उसके बावजूद यहाँ की प्रजा को, यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को इसका आभास भी नहीं है। बस चले जा रहे हैं भेड़ चाल। दोस्तों, यदि आप एक बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप भली भांति अपने आंखों के सामने हो रहे इस भयंकर राजनीतिवाद को देख रहे होंगे, शासनवाद को देख रहे होंगे कि किस तरीके से सत्ता हथियाने के लिए और कुर्सी पाने के लिए क्या क्या कुकृत्य किए जा रहे हैं। और इन सब में जो हथियारों का उपयोग किया जा रहा है, जिन शस्त्रों का उपयोग किया जा रहा है, वो ऐसे शस्त्र हैं जिसके लिए लोकतंत्र की आड़ ली जाती है, संविधान की आड़ ली जाती है। यानी वो जो लेटेस्ट AK-47 के आगे भी जो राइफल है उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, जिससे हमला करने पर खून नहीं दिखाई देता, हिंसा नहीं दिखाई देती। ये करते हैं सिर्फ कूल वार, यानी जो समझ में नहीं आता और जो इसका शिकार होते हैं ना, वो भी खुश हैं। जिसमें सबसे बड़ा हथियार का मैं नाम लूंगा जो 1 नंबर पे आता है, वो है धर्म और जातिवाद। कहा है ना कि यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो जातिवाद को लेकर के आपस में और संप्रदायवाद को आपस में लड़ा दो। यानी अलग अलग संप्रदायों को, अलग अलग जाति के लोगों को आपस में लड़ा दो, देश आप से आप बर्बाद हो जाएगा, लोग उसमें उलझ के रह जाएंगे। दूसरा हथियार है हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन। और ये एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी कला है जिसमें अच्छे से अच्छा बुद्धिजीवी, अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा भी उसके शिकंजे में आने से नहीं बच पाता। फिर तो जो अर्ध शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं उनकी बात ही क्या, आप उनके सामने तर्क वितर्क भी नहीं कर सकते। वर्तमान हालात में देख रहे हैं, उसके बावजूद भी गुणगान कर रहे हैं उसी का जो उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, व्यक्तिगत जिंदगी। और व्यक्तिगत जिंदगी बर्बाद होने से पूरा देश प्रभावित है, पूरा भारत देश प्रभावित है। और देश के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। आज देश में जो बुनियादी चीजें हैं वो किस गर्त में चली गई हैं, आदमी की बुनियादी आवश्यकताएं, लेकिन वे इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, पूरे देशों में यानी विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। अरे कैसे? ये आपको कहां से दिख रहा है डंका बज रहा है? आदमी की बुनियादी जरूरतें क्या होती हैं? शुरुआत होती है पेट भरने से। यदि आदमी खाना नहीं खाएगा तो जीवित कैसे रहेगा? और आदमी की बुनियादी जरूरतों पर ही इस प्रकार से प्रहार किया गया है कि आदमी खाने को मोहताज है। हर चीज महंगी है, यानी जो खास जरूरतें हैं वो आदमी की पकड़ से बाहर है।
उसे किसी भी प्रकार की वो जरूरतें मुहैया नहीं कराई जा रही, बावजूद इसके वो सम्मोहित है, क्योंकि उसके दिमाग को शून्य कर दिया गया है। ये दूसरा हथियार है। ऐसे कई हथियार हैं दोस्तों, यदि मैं गिनाने बैठूंगा तो पूरा समय निकल जाएगा। यदि आप समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो आप खुद अपना दिमाग लगाइए, भेड़ चाल मत चलिए। हमारा पूरा समाज इस कृत्य से, यानी ये जो लड़ाई चल रही है ना, इससे जुड़ा हुआ है। हम इसे अलग नहीं मानेंगे कि नहीं हम अपने समाज की बात करेंगे। अरे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के रहते यदि हमने आवाज नहीं उठाई या हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपने एक समाज को लेकर के कुछ नहीं कर सकते। और साथियों, आज मैं एक और महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, वो ये है कि सत्ता हथियाने के लिए एक बहुत ही बड़े षड्यंत्र का सहारा लिया गया है। और वो षड्यंत्र ऐसा है कि जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, और जिसका ध्यान जाना चाहिए उसे भी फांस लिया गया है, फंसा लिया गया है उसमें। जानते हैं क्या? वो है चुनाव, और चुनाव करने का तरीका, वोटिंग करने का तरीका, और उस वोट को अपने पक्ष में करने का तरीका, जो कि जिसे अपन आईटी कहते हैं। आज क्या है? डिजिटल इंडिया, यानी पूरा कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। उसका कितना बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतेंगे, इसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। बस सारे मीडिया को खरीद लिया गया है, और जितने भी बड़े बड़े मीडिया हैं, जितने भी राष्ट्रीय स्तर की मीडिया हैं, ये सारे के सारे या तो बिके हुए हैं या फिर डरे हुए हैं। ये जो आम जनता की आवाज है, जो हकीकत है, उससे रूबरू नहीं कराते हैं। ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी गढ़ करके आपके सामने पेश करते हैं, खीर बना करके, हलवा बना करके, कि वाह हम बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत उन्नति कर रहे हैं, हमारा देश बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है, अमृत काल चल रहा है। अरे ये अमृत काल नहीं, विष काल है, जहर काल है। ये ऐसा काल है जो आगे, ये स्लो पॉइजन है, आगे जाकर के धीरे 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 पूरे देश को खत्म कर देगा, तबाह कर देगा। वो जो इलेक्ट्रॉनिक हथियार है वो है ईवीएम, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दोस्तों, आदमी को, यानी आम जनता को ऐसा उलझा के रखा गया है कि आदमी वहां तक उसकी सोच जा ही नहीं रही है, इस बारे में सोच ही नहीं रहा है। आपने सुना होगा कि आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया और आपके पैसे जितने थे बैंक में सब के सब उड़ गए, आपको पता भी नहीं चला। जब आपने देखा तो आपके होश फाख्ता हो गए। ये वही डिजिटल इंडिया है, सब संभव है, और जो सत्ता में है उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कर सकता है। दोस्तों, यहां पर लोकतंत्र कुछ नहीं कर सकता। लोकतंत्र की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उड़ा दी गई हैं, कुछ नहीं कर सकता, और ना ही उसके खिलाफ वो आवाज उठा सकता है। क्यों? क्योंकि उसे बरगला दिया गया है, उसके पता नहीं, उसके दिमाग को शून्य कर दिया गया, उसे चेतनाहीन कर दिया गया है। आप लाख उसको ज्ञान दे दें, लेकिन उसके समझ से ये सारी चीजें परे हैं। उसे बस दिखता है कि वाह हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। उसे महंगाई नजर नहीं आती, उसे स्वास्थ्य व्यवस्था जो कि शून्य है वो नहीं नजर आती, उसे ये आंकड़े नजर नहीं आते कि देश कितना बेरोजगार है, देश का हर युवा बेरोजगार है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। फिर क्या अच्छा हो रहा है? कौन सा अमृत काल चल रहा है, मुझे बताइए आप। और बहुत से ऐसे आंकड़े हैं जो गिनाए जाते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे क्या कर दिया? सिवा मुंह चलाने के उन्होंने क्या कर दिया? आपके सामने बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। मणिपुर का जीता जागता उदाहरण है। ये जो दो समुदाय हैं, मेती और कुकू, ये दोनों समुदाय आदिवासी समुदाय हैं। दोस्तों, यहां पर जातिवाद बहुत बड़ा मुद्दा है। इतना होने के बावजूद वो हिंसा आज तक अनवरत जारी है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सदन में ऐसे विपक्षी नेताओं को बाहर कर दिया जाता है जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। क्यों?
सिर्फ इसलिए कि जो रणनीति चली जा रही है, हमें आगे जाकर के तानाशाही करना है। यदि विपक्ष नहीं रहेगा तो बस हिटलर शाह कायम हो जाएगा, यहाँ पर हिटलर का शासन कायम हो जाएगा। फिर लोकतंत्र, प्रजातंत्र सब धरा का धरा रह जाएगा, संविधान धरा का धरा रह जाएगा। देश का जो सारा सिस्टम है वो अभी भी बिका हुआ है। इनकम टैक्स, ईडी, यहाँ तक कि मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एल्गोरिदम के को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं बोल सकता, आप समझ सकते हैं। पूरा सिस्टम उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। आम जनता के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। हमारा पूरा समाज, हमारा जीवन इससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमें अपने पासी समाज के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन हमें इससे मुंह भी नहीं फेरना है जो देश की वर्तमान स्थिति है। इसलिए हमारा बहुत बड़ा समाज है, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। कम से कम संवेदनहीन तो नहीं होना है, अपनी संवेदना को जागृत रखना है। और आप लोग मुझसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार हैं। क्या किया जा सकता है, हमें चर्चा करनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। यदि हम इससे परे हो गए तो हम अपने समाज के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सवर्ण समाज से परे जितने भी समाज हैं उनकी हालत क्या है ये आप जानते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसे देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, महामहिम राष्ट्रपति। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जब से वो निर्वाचित होकर के राष्ट्रपति पद पर आई हैं, तब से आपने क्या देखा, उन्होंने क्या किया और उनके साथ क्या किया गया। इतनी बड़ी संसद बनाई गई और संसद का जो उद्घाटन होता है, जो उसे जनता को समर्पित किया जाता है, उसमें उनका होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति ही उसका उद्घाटन करता है, फीता काटता है। मगर क्या हुआ ये आपने अच्छे से देखा है। मंदिर में प्रवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चतुर्थ श्रेणी का समुदाय है। जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है उसके अंतर्गत ये चतुर्थ यानी शूद्र श्रेणी का समुदाय है। फिर तो हम आम जनता हैं, हमारे साथ क्या होगा ये कोई नहीं सोच रहा है। जो सवर्ण है उनका भी शोषण हो रहा है, मगर वो खुश हैं कि हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, सवर्ण हैं। दोस्तों, यहाँ पर जातिवाद बीच में जरूर आ रहा है, मगर मैं किसी व्यक्तिगत किसी जाति को मैं किसी पे ना तो आक्षेप लगा रहा हूँ और ना ही किसी प्रकार से उसे अपमानित करने का प्रयास कर रहा हूँ, ना ही करूँगा। मगर सच्चाई आपके सामने है दोस्तों। बस आज मैं यही कहने आपके सामने आया हूँ कि आप इस पर चिंतन कीजिए। मेरे विचारों से यदि आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें उसकी मुझे परवाह नहीं है, मगर आप मेरी बातों को सुनिए और उस पर विचार कीजिए। यदि मैं आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आप उसका समर्थन कीजिए, और यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो आज आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा है, ताकि मेरी भी बुद्धि हो, मैं भी अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण कर सकूं और अपने समाज के बारे में सोचने के साथ साथ अपने लोकतंत्र और संविधान, जिस संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है, आज उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे हिडन कर दिया गया है या उसे गोल मोल करके पेश किया जा रहा है, यानी लोकतंत्र को लोकतंत्र से ही मारा जा रहा है। जनता पर तानाशाही कैसे स्थापित करनी, ज्यादा समय नहीं है दोस्तों। यदि यही हालात रहे और हम ऐसे ही संवेदनहीन रहे, चेतनाहीन रहे, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को इस ओर नहीं लगाया या सोचने की कोशिश नहीं की, अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश नहीं की, तो हमारा देश का और हमारा खुद का क्या हाल होगा यह हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो साथियों, एक बहुत ही यानी महत्वपूर्ण चीज है ईवीएम। अभी विपक्ष कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, INDIA बना हुआ है इंडिया, जिसमें बहुत सारे विपक्षी दल हैं जिन्होंने ये संगठन बना करके और उसके खिलाफ, यानी जो गलत हो रहा है, खास करके जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ जो शासन व्यवस्था है, उसके खिलाफ एक मोर्चा खोला है। कर लीजिए। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने इसी में उलझा करके रखा है, सदन में, बाहर, यहाँ वहाँ, चारों तरफ बस यही चर्चा चल रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाना। देश के मुखिया, आपने सुना होगा, सदन में
अभी लोकसभा में उन्होंने क्या कहा है, 2 घंटे के भाषण में उन्होंने क्या कहा, आप गौर कीजिए। यदि आपको याद नहीं है तो आप वो वीडियो उठा करके फिर से देखिए। सिवा एक दूसरे पे आक्षेप लगाने के, लांछन लगाने के उनके पास दूसरा कोई विषय नहीं है। देश में क्या करना है, हमारे देश का विकास कैसे हो, देश की उन्नति कैसे हो, इसके बारे में उनके पास कोई भी बातें नहीं है, सिवाय इसके कि फलानी पार्टी ने इतने सालों तक क्या किया और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, हमने क्या किया। दोस्तों, जो दिखाया जाता है आम जनता या तो कह लो कि बहुत मासूम है या ये कह लो कि महामूर्ख है, वो जो आंख बंद करके उन पे विश्वास कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि हमारा ये जो आईटी है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो अभी हमारे देश में है, जो डिजिटल इंडिया है, इसके बावजूद भी यदि आदमी मूर्ख बना हुआ है और राष्ट्रीय चैनलों पे दिखाए हुए बातों को और बड़े बड़े राजनेताओं की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहा है, तो वो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। यानी वो अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है, अपना खुद का नुकसान कर रहा है। लेकिन ये बात उसके क्या किसी के समझ में नहीं आ रही है। लगभग देश का बहुत बड़ी आबादी महामूर्ख है, महामूर्ख है। पढ़े लिखे का क्या है यार, ये जो पढ़ा लिखापन बोलते हैं ना, क्या है पढ़ा लिखा? ये जो शिक्षा नीति है, जो सिलेबस बनाया जाता है, ये किसका बनाया हुआ है? ये भी उन्हीं का बनाया हुआ है। उन्हें मालूम है कि जो ज्ञान देना है वो ज्ञान हम देंगे ही नहीं। डिग्री दे दी उन्होंने, ग्रेजुएट कर दिया, आपको स्नातक कर दिया, स्नातकोत्तर कर दिया, यहां तक कि आपकी नौकरी लग गई, आप खुश हो गए। आपने व्यक्तिगत सोचा है, देश के बारे में नहीं सोचा है। यदि आप एक देशभक्त हैं तो आपको देश के बारे में भी सोचना है कि हमारा देश है, ये हमारा प्यारा भारत देश है, इसे हमें आंच नहीं आने देनी है। मगर ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे बोलते हैं अपने आप को, लेकिन ये पढ़ाई किसी काम की नहीं है। जब तक कि आपका व्यवहारिक ज्ञान और आपकी चेतना जागृत ना हो, आपके ज्ञान चक्षु खुले ना हो, ये पढ़ाई किसी भी काम की नहीं है। दोस्तों, आज मैं जो बातें कर रहा हूं, हो सकता है बहुत से लोग मेरे वीडियो को स्किप कर दें, पूरा ना देखें, लेकिन मैं पारसी समुदाय से विशेष करके ये उम्मीद करता हूं कि वे जरूर देखेंगे, क्योंकि ये जो मामला है हमारा विशेष समाज का, ये पूरा इससे जुड़ा हुआ है। हम अपने समाज की उन्नति करने के साथ इसके बारे में भी सोचेंगे और हमें सोचना चाहिए। वरना कहते ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप कुछ कर लीजिए, आप ऊपर नहीं जा पाएंगे, कभी नहीं जा पाएंगे, जब तक कि हम पहल नहीं करेंगे। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ हमारे पहल करने से क्या होता है। ऐसा यदि सब सोचने लगेंगे दोस्तों, कोई पहल नहीं करेगा। आप आवाज उठाइए, आपकी आवाज को सुनने वाले बहुत से लोग हैं। और ये जो मीडिया तंत्र है ना, ये मीडिया तंत्र के खिलाफ हमें आवाज उठानी है, लोगों को सचेत करना है। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि जो हमारा सोशल नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क पे जाइए आप, वहां पर ऐसे बहुत से ईमानदार पत्रकार अभी भी हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, जो कि सच्चाई को अपने मतलब देश के सामने ला रहे हैं, आम जनता के सामने ला रहे हैं। बहुत से छोटे छोटे चैनल हैं जो ईमानदारी से सच्चाई को सामने ला रहे हैं, और जनता, बहुत सी जनता को मैंने देखा है कि वे जागरूक भी हो रही हैं। हमें भी जागरूक होना है। इसलिए आप ये नेशनल चैनल का बहिष्कार करिए, चाहे वो आज तक हो, चाहे नेशनल टीवी हो, या जी मीडिया हो, नव भारत टाइम्स हो, कुछ भी हो, सारे के सारे बिकाऊ हैं, सारे गोदी मीडिया हैं, सारे पिट्ठू मीडिया हैं। बिल्कुल मत मानिए, इसके सारे पत्रकार बिकाऊ हैं, हर एक पत्रकार बिकाऊ। यदि वो चीख चीख के आपके सामने कोई दलील पेश करता है, कोई तर्क करता है, तो इसकी कुटिल नीति है ये, और आदमी इस पर विश्वास कर लेता है। आदमी को जो वास्तविकता है वो दिखाई नहीं देती। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सच्चाई से रूबरू होना है। वो कड़वी भी लगेगी, मगर हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी है। लोकतंत्र को ध्वस्त होने से बचाना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को जीवित रखना है, वरना आगे क्या होने वाला है कुछ नहीं कहा जा सकता। बस यही मैं कहने आया था। आज मैं विशेष पारसी समाज के लिए कोई बात नहीं किया है, मैंने की है। आज मैंने बात की है पूरे के पूरे देश के लिए, और उसका ही एक अभिन्न हिस्सा हम भी हैं। यदि आदिवासी, जो आदिवासी समुदाय है, उसे क्यों अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है?
इसलिए नहीं कि उसको कुछ सुविधाएं विशेष दी गई हैं, इसलिए कि उसे एकदम नीचे के स्तर का माना गया है, जबकि वो सर्वप्रथम है। इस देश में सर्वोपरि वही है। आदिवासी का मतलब होता, आदि यानी होता है प्रारंभ, और वासी यानी होता है निवासी। यानी जो प्रारंभ से इस देश में रह रहा है, इस देश का मूल निवासी है, उसके हक छीने जा रहे हैं और उसे नीचे दिखाया जा रहा है, जबकि सच्चा भारतीय वही है। उसे अपने अंदर जो एक भारतीयता, एक देश प्रेम बैठा हुआ, उसे जागृत करना होगा और जुल्म के खिलाफ लड़ना होगा, आवाज उठानी होगी, अपने आप को मजबूत करना होगा। सबसे पहले अपने मनोमस्तिष्क से उस चीज को निकालना होगा कि आप कमजोर हैं, और भेड़ चाल में बिल्कुल नहीं चलना है, भेड़ चाल पे नहीं चलना है। ये ब्राह्मणवाद, जातिवाद, धर्मवाद, इसको लेकर के जो नाटक किया जा रहा है ना, ये देश को बर्बाद करने की एक साजिश है। कुछ गिने चुने देश के बड़े बड़े लोग हैं जो इस देश को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं, लोकतंत्र को दरकिनार करके। हमें उसे बचाना है, उसे बचाना है, इसलिए हमें आवाज उठानी ही होगी। हमें चुप नहीं बैठना है, शांत नहीं बैठना है। आप साथ दीजिए उनका जो आवाज उठा रहे हैं। मैंने देखा है जो सोशल नेटवर्क के चैनल हैं, उनको आदमी सोचता है अरे ये तो छोटा मोटा चैनल है, छोटा मोटा पत्रकार है। अरे वही छोटा मोटा पत्रकार ही सच्चाई सामने आपके लाएगा। ये गोदी मीडिया, ये राष्ट्रीय चैनल आपके सामने कोई सच्चाई नहीं लाएंगे। ये जो गोदी मीडिया है ना, ये सिर्फ पिट्ठू मीडिया है। ये डर के कारण या पैसे के कारण या अपने चैनल को चलाने के कारण, इन कारणों को लेकर ही आपके सामने सारी गलत चीजें परोस रहा है, पकवान परोस रहा है कि आपका देश बहुत अच्छे हाथों में है। देश का जो शासन है एक मजबूत हाथों में है, वो सबसे कमजोर हाथ है, सबसे दब्बू हाथ है, जो देश को बर्बाद करके रहेगा। ये आप नोट कर लीजिए। यदि आप जागृत नहीं हुए, हम जागृत नहीं हुए, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है जो महामूर्ख हैं। कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई मतलब नहीं है, और मूर्खों को उपदेश देने का भी कोई मतलब नहीं है। आप किसी को समझाने की कोशिश कीजिए, यदि वो आंख मूंद कर कहता है कि नहीं हमारे लिए तो बस यही भगवान है हमारे, पाखंडवाद कितना बढ़ चढ़ के बोल रहा है, जिसे बड़े बड़े राजनेता जिसका उपयोग कर रहे हैं, उसे अपना हथियार बना रहे हैं। जनता को कैप्चर करना है, जनता को अपने वश में करना है। अभी वो धीरेन्द्र शास्त्री एक नंबर का, वो चारों तरफ जा करके, अरे भगवान को यदि आप मानते हैं तो उसका सहारा क्यों ले रहे हैं? क्या आपको भगवान पे विश्वास नहीं है कि अपने आप पे विश्वास नहीं है? यदि आप इतने धार्मिक हैं तो फिर आप भगवान से सीधे संपर्क कीजिए ना। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, आप जानते नहीं भगवान क्या है, कौन है भगवान, उनकी आराधना कीजिए। उसके चरण क्यों धो करके पी रहे हैं? वो तो बस अपनी कुछ कला से जादू दिखा रहा है, बस वो पर्ची निकाल रहा है, आप खुश हो जा रहे हैं। अरे टेक्नोलॉजी मालूम है आपको, साइंस मालूम है, बड़े बड़े जादूगरों को देखा आपने, क्या नहीं करते वो। उससे तो आप बड़ा मनोरंजन में लेते हैं और भूल जाते हैं। और वही जादू तो ये कर रहा है, ये भी पाखंड आपके सामने कर रहा है, मगर नहीं, आंख मूंद कर उस पाखंडवाद पर जा रहे हैं आप। बाबा जी मुझे ये हो गया है, मेरी पर्ची निकाल दीजिए बाबा जी। बाबा जी ने पर्ची निकाल दी, कला दिखा दी अपनी, और आपके कुछ मनोविकारों को उसने आपके चेहरे को रीडिंग करके, फेस रीड करके पकड़ लिया, आपको बता दिया, आप खुश हो गए कि हाँ ये तो सच बोल रहे हैं। वाह वाह वाह, लाखों की भीड़ जा रही है। और इसी चीज की ताक में रहते हैं बड़े बड़े राजनेता। उन्हें मालूम है कि जनता किस ओर आकर्षित हो रही है, और उसको हम हथियार बनाकर, उसको माध्यम बनाकर के जनता को अपने पक्ष में कर लेंगे। बड़े बड़े राजनेता ने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा दिए शहरों में, धीरेन्द्र महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं। लाखों की जनता आंख मूंद करके वहां जा रही है, उस पर विश्वास कर रही है, बैठी है, घंटों अपने बर्बाद कर रही है इस समय, और हम विश्वगुरु बन रहे हैं। अरे विदेश में देखिए आप, बड़े बड़े विकसित देशों को देखिए, वो ऐसा करते हैं, पाखंडवाद चलता है वहां पर। हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं? नहीं, राम मंदिर बना दिया, करोड़ों रुपए उसमें लगा दिए, अब ये मंदिर बन रहा है, वो मंदिर बन रहा है। अरे क्या मिल रहा है इससे? जनता को क्या मिल रहा है ये देखिए। उस मंदिर से क्या मिल गया, क्या हो गया उससे? रोजगार मिल गया, आपकी नौकरी लग गई वहां पर? नहीं, बस बैठ के राम राम भजिए वहां पर, बस
और भजिया तलिए, पकोड़े तलिए और बने रहिए नीचे, शिक्षित मत होइए। यदि आप शिक्षित होगे तो आप आवाज उठाएंगे, और आवाज उठाएंगे तो आप पे तानाशाही कैसे की जा सकेगी। इसलिए दोस्तों, शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा के साथ साथ हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कमी है, वह है नशावाद। नशा किया जाता है, नशा करके अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर दिया जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, अपने बच्चों को हम शिक्षा नहीं दे पाते। अरे क्या खाक ऊपर जाएंगे, जड़ को पकड़िए। आपको डॉक्टर ने बताया मुझे सर दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने कॉम्बिफ्लेम दे दी, कोई पेन किलर दे दी, आपका सर दर्द दूर हो गया, आप खुश हो गए। उस डॉक्टर को भी पता है कि यदि इसे मैंने जड़ से इसका रोग ठीक कर दिया तो मेरी तो रोजी रोटी गई, मैं तो रास्ते पे आ जाऊंगा। तो ये डॉक्टर नहीं सोचेगा, डॉक्टर आपको बेवकूफ बनाएगा। आप खुद सोचिए कि यदि आपको सर दर्द हुआ है तो उसकी जड़ क्या है, आपने रात में क्या खाया था, क्या गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से आपको फीवर हो गया, सर दर्द हो गया। उस जड़ को, उस बीमारी की जड़ को पकड़िए और उसे जड़ से दूर कीजिए। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा। आज मैंने इतनी बातें की हैं, आप यदि मानते हैं कि ये सच है तो आप इसे पूरा देखिए, समझिए, इस पर विचार कीजिए और कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, हमें आगे बढ़ना है इन सब चीजों को लेते हुए। देश के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान हालात को हमें इग्नोर नहीं करना है, इसे समझना है, देखना है। गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी है, जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है उसका साथ देना है, ना कि हमें उन पाखंडियों का साथ देना है, ना कि उस गोदी मीडिया का साथ देना है, ना कि उसकी बातों पे आना है। आप कमेंट कीजिए। आज मैं आपसे सब्सक्राइब करने की, चैनल को और अपने वीडियो को शेयर करने की कोई गुजारिश नहीं करूंगा, क्योंकि यदि आप समझदार हैं, आपको लगता है कि मैं ठीक बोलता हूं, तो आप एक संगठन बनाइए। एक बहुत बड़ा संगठन बनाना है हमें। मैं बार बार बोल रहा हूं कि संगठन में ही शक्ति है। बहुत बड़ा संगठन जब होगा ना तो सामने वाला खुद डर जाएगा। हमें सच को सामने लाना है और उसके पहले संगठन बनाना है। यदि आप शक्तिशाली नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यदि दो बड़े बड़े दबंग, बाहुबली गुंडे आपके सामने आ जाएं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप मारे जाएंगे। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए संगठन बनाना है। दोस्तों, मैंने अपना चैनल इतने सालों से बनाया है, क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं है। सब्सक्राइब ही नहीं करता कोई, मत करिए, लेकिन मैं अपनी आवाज उठाता ही रहूंगा। यदि आप में संवेदना है और आप अपने समाज के बारे में पहले सोचते हैं, चलिए देश के बारे में आप सेकेंडरी है, बाद में सोचिए, समाज के बारे में सोचते हैं, तो अब मैं देखता हूं कि मेरे चैनल को कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं, कितने पासी बंधु सब्सक्राइब करते हैं। अरे हजारों की संख्या में देश में पासी, लाखों की, हजारों बोल रहा हूं मैं, लेकिन नहीं, सब्सक्राइब ही नहीं करता कोई, नहीं करता। अरे भाई, मेरा व्यक्तिगत कोई इसमें फायदा नहीं है, और यदि व्यक्तिगत फायदा भी है तो आपके समाज का कोई व्यक्ति यदि ऊपर जा रहा है और अच्छा काम कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है? आप आइए सामने, मैं आपका समर्थन करूंगा। यदि कोई अच्छा काम करता है मैं आपका समर्थन करूंगा। हमारे पासी समाज के बहुत से चैनल हैं जिनका मैं समर्थन करता हूं, और मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत से ऐसे संगठन भी हैं जो कार्य कर रहे हैं हमारे पासी समाज के, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बस दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।